नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज। भारत की खोज का चौथा अध्याय युगों का दौर। बच्चों, इसकी एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी जिसके कुछ भागों को मैंने उसमें व्याख्या की थी। जैसे उसमें मैंने बताया था गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद क्या होता है, दक्षिण भारत में हमारे देश की स्थिति क्या थी, शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके, इसके अलावा प्रगति बनाम सुरक्षा। इनके बारे में बच्चों मैंने इससे पहले वाली वीडियो में चर्चा की थी। भारत में व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच भी समन्वय का प्रयास दिखाई देता है। इसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने भारत का निर्माण किया और एकता की मोहर लगाई। तो बच्चों, आज हम आगे को पढ़ेंगे भारत का प्राचीन रंगमंच, जिसका सारांश मैं आपको बताऊंगी। बेटा, अगर आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है तो आप अपनी पुस्तक से पढ़ लेना। मैं इसमें आप लोगों को सारांश के रूप में इसका कुछ भाग बताऊंगी। भारतीय रंगमंच अपने मूल में संबद्ध विचारों में और अपने विकास में पूर्णतया स्वतंत्र था। इसका मूल उद्गम ऋग्वेद की ऋचाओं में खोजा जा सकता है। रामायण और महाभारत में नाटकों का उल्लेख मिलता है। ईस्वी पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी के महान व्याकरण पाणिनि द्वारा कुछ नाट्य रूपों का उल्लेख किया गया है। पाणिनि ने ही व्याकरण की व्याख्या भी की थी सर्वप्रथम, और पाणिनि के जो नाट्य रूप थे उनमें इनका उल्लेख मिलता है हमारे भारतीय प्राचीन रंगमंच का। नियमित रूप से लिखे गए नाटकों में से जो मिले हैं उनमें ऐसे रचनाकारों और नाटकों का हवाला मिला है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्हें हम अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए बच्चों, क्योंकि जो पहले के जो पत्र होते थे वो किस में लिखे जाते थे? भोजपत्र में लिखे जाते थे, ताम्र पत्रों में लिखे जाते थे, कुछ पत्थरों में उनका उत्कीर्ण किया जाता था। तो इस प्रकार हमें वो नहीं मिल पाई। उन्हीं में से एक नाटककार भास थे। इस शताब्दी के आरंभ में उसके 13 नाटकों का संग्रह मिला है। अश्वघोष के ताड़पत्रों पर लिखे गए प्राचीनतम संस्कृत नाटक गोबी रेगिस्तान की सीमा पर तूफान में मिले हैं। रेगिस्तान में तूफान में मिले हैं उनके द्वारा लिखे गए। अश्वघोष द्वारा लिखित बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है। बुद्ध चरित अश्वघोष की है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। भारत, चीन और तिब्बत में बहुत लोकप्रिय हुई थी। जो बुद्ध चरित थी वो भारत में भी, चीन में भी और तिब्बत में भी बहुत लोकप्रिय हुई थी। संस्कृत साहित्य में कालिदास को सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना जाता है। ये आप सभी जानते हैं कि कालिदास कितने बड़े नाटककार थे। वे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में उज्जैनी में थे। कालिदास उनके 9 रत्नों में से एक थे। जिस प्रकार राजा महाराजा जो भी थे वो अपने राज्य में रत्नों को इस प्रकार रखते थे कि कोई संगीतज्ञ होते थे, कोई नाटक करने वाले होते थे, कोई कवि होते थे, कोई चित्रकार, कोई मूर्तिकार। तो एक 9 रत्नों में से कालिदास थे। मेघदूत उनकी लंबी कविता है जिसमें एक बंदी प्रेमी अपनी प्रिया को मेघ को दूत बनाकर संदेश भिजवाता है। जो कालिदास की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? मेघदूत। इसके अतिरिक्त भी इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे, लेकिन मेघदूत भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये एक लंबी कविता है जिसमें उन्होंने मेघ का अर्थ क्या होता है? बादल। तो बादल को दूत बनाकर उन्होंने एक संदेश भिजवाया था। उनके प्रसिद्ध नाटक शकुंतला की प्रशंसा अनेक विद्वानों ने की है। इसका कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। कालिदास से पहले शूद्रक की एक रचना मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी प्राप्त हुई है, जो बनावटी नाटक प्रतीत होती है। कालिदास से पहले भी एक शूद्रक थे कवि जिन्होंने मृच्छकटिकम यानी कि मिट्टी की गाड़ी प्राप्त हुई है एक रचना लिखी थी, मृच्छकटिकम। ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। और कालिदास का जो शकुंतला नाटक है उसकी जो प्रशंसा तो देश विदेशों में तक हुई थी और उसके कई प्रकार से उसका अनुवाद किया गया था। 400 ईस्वी के लगभग चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक एक नाटक लिखा था। जो विशाख दत्त ने जो नाटक लिखा था मुद्रा राक्षस, वो भी बहुत प्रसिद्ध हुआ था। जो विशुद्ध राजनीतिक था, इसमें कोई प्रेम कहानी नहीं थी। ये क्या था? राजनीति पर बना हुआ था। 7वीं शताब्दी में हर्ष द्वारा लिखे गए 3 नाटक मिलते हैं। इसी समय के नाटककार भवभूति हैं जो भारत में बहुत लोकप्रिय हुए थे। सदियों तक बहने वाली संस्कृत नाटकों की इस धारा में 19वीं शताब्दी के आरंभ में गुणात्मक ह्रास आने लगा बच्चों। प्राचीन नाटकों की भाषा मिली जुली है। संस्कृत और उसके साथ एक या एकाधिक प्राकृत यानी संस्कृत की बोलचाल में प्रचलित रूप। उसी नाटक में शिक्षित पात्र संस्कृत बोलते हैं तो स्त्रियां और सामान्य वर्ग प्राकृत। जो पढ़े लिखे थे वो संस्कृत का प्रयोग करते थे भाषा बोलने में, और जो गांव के
जन समुदाय था, जो कम पढ़े लिखे स्त्रियां थी कुछ उनमें से, तो वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे बच्चों। यह साहित्यिक भाषा और लोकप्रिय कला के बीच समझौता था। नाटक समाज के अभिजात वर्ग तक सीमित रहा। इसके साथ साथ लोक मंच का भी विकास होता रहा। इनकी कथाओं का आधार भारतीय पुरा कथाएं तथा महाकाव्यों से ली गई कथाएं थी। यह अलग अलग क्षेत्रीय बोलियों में रचे जाते थे, इसलिए ये क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहते थे। तो भारत का प्राचीन रंगमंच कैसा था बच्चों? अनेक नाटकों से रचा गया था, जिसमें अनेक नाटक थे, जिसमें बड़े बड़े कवि हुआ करते थे। तो हमारे देश की एक पहचान बन गई थी। इसके बाद है बच्चों आपका अगला टॉपिक दिया गया है, वो है संस्कृत भाषा की जीवंतता और स्थायित्व। इसमें संस्कृत भाषा के महत्व को बताया गया है कि संस्कृत भाषा अत्यंत विकसित, अलंकृत और अद्भुत रूप से समृद्ध भाषा है। यह उस व्याकरण से युक्त है जिसका निर्माण करीब 2500 वर्ष पूर्व पाणिनि ने किया था। इसका मूल रूप आज भी वही है। संस्कृत साहित्य के पतन काल में इस भाषा को अपनी कुछ शक्ति और शैली की सादगी खो दी थी। सर विलियम जोन्स इसके बारे में क्या कहते हैं कि संस्कृत भाषा पुरानी होने के साथ अद्भुत बनावट वाली और यूनानी और लातिनी के मुकाबले अधिक उत्कृष्ट है। कहने का अर्थ है जो हमारी संस्कृत थी वो यूनानी और लैटिन भाषा के मुकाबले अत्यधिक उत्तम कोटि की भाषा थी। इसके साथ ही यह भाषा इन दोनों के साथ खूब मिलती जुलती थी। इन दोनों की भाषा के साथ ही ये खूब मिलती जुलती भाषा थी संस्कृत, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि इन सभी भाषाओं का स्रोत एक ही है। ऐसा लगता है कि यूनानी भाषा, संस्कृत भाषा और लैटिन भाषा, इन तीनों का जो स्रोत है वो एक ही है। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है। उनका अधिकांश शब्दकोश और अभिव्यक्ति का ढंग संस्कृत की ही देन है। तो संस्कृत भाषा की जीवंतता और स्थायित्व में बच्चों आपका इतना ही दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसके बाद जो टॉपिक दिया है वो दिया है दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति। बच्चों तो इसमें जो उपनिवेश शब्द का अर्थ क्या होता है? जो दूसरे देश से आकर आए हुए जो लोग होते हैं वो एक अलग बस्ती, नई बस्ती बना लेते हैं। जैसे आप लोग कॉलोनी कहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, एक जगह से आकर दूसरी जगह, जब एक देश जीत जाता है कोई दूसरे देश को, तो वहां आकर वो रहने लग जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपनिवेश। भारत ने अपने व्यापार एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार अपनी भौतिक सीमा को लांघकर उसके बाहर भी किया। यह प्रचार प्रसार दक्षिण पूर्वी एशिया में दूर दूर तक फैले क्षेत्रों में हुआ, जिस कारण भारत को क्या कहा गया? बृहत्तर भारत कहा गया। बृहत्तर भारत कहा गया। भारतीय उपनिवेशों का हवाला भारतीय पुस्तकों के अलावा अरब यात्रियों के वृत्तांतों से भी मिलता है। इससे अधिक महत्वपूर्ण प्रमाण है चीन से प्राप्त ऐतिहासिक विवरण। इसके अलावा पुराने शिलालेख और ताम्रपत्र हैं। ईसा की पहली शताब्दी तक उपनिवेशीकरण की 4 प्रमुख लहरें दिखाई देती हैं। इन उपनिवेशों की शुरुआत लगभग एक साथ हुई थी। ये युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों और मार्गों पर स्थापित किए गए थे। इनका नामकरण पुराने भारतीय नामों के आधार पर ही किया जाता था। जैसे जो आज का कंबोडिया है वो पहले से कंबोज कहलाया जाता था। जौ एक विशेष प्रकार का अन्न है जिसके आधार पर जौ का टापू आज जावा कहलाता है। जो हमारा अन्न है, आप लोगों को पता है, जिस प्रकार धान होता है उसी प्रकार से जौ भी होता है। तो उसी के नाम पर जो जावा है, उसी के नाम पर उसका नाम जावा रखा गया, जौ अनाज के नाम पर। इन उपनिवेशों के नाम खनिज, धातु, किसी उद्योग या खेती की पैदावार के आधार पर होता था। इससे हमारा ध्यान स्वयं में व्यापार की ओर जाता था। उपनिवेशों से व्यापार तो बड़ा ही, व्यवसायियों एवं व्यापारियों के आवागमन से धर्म का प्रचार प्रसार भी बड़ा। बच्चों जो उपनिवेशवादी थे उससे क्या हुआ? हमारे देश का प्रचार प्रसार भी हुआ और व्यापार में भी वृद्धि हुई। इसके बाद है बच्चों विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव। भारतीय सभ्यता का प्रभाव विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया पर पड़ा। चंपा, अंगकोट, श्रीविजय, भज्जापहित सहित अनेक संस्कृत के अध्ययन केंद्र थे। ये स्थान भारतीय कला से भी प्रभावित थे। यहाँ के शासकों के नाम विशुद्ध भारतीय और संस्कृत हैं। इनका भारतीयकरण किया गया था। राजकीय समारोह भारतीय ढंग से संपन्न कराए जाते थे। कर्मचारियों की पदवियां संस्कृत की प्राचीन पदवियां थी। इसे थाईलैंड और मलयालम में अभी भी देखा जा सकता है। इंडोनेशिया के प्राचीन साहित्य और जावा एवं बाली के मशहूर नृत्य भारत से हैं। यहाँ हिंदू धर्म सर्वाधिक प्रचलित है। बच्चों इंडोनेशिया के प्राचीन साहित्य तथा जावा एवं बाली के मशहूर नृत्य भारत से ही हैं। यहाँ हिंदू धर्म सर्वाधिक प्रचलित था। वहाँ जो कौन सा धर्म प्रचलित था वो हिंदू ही था। कंबोडिया की वर्णमाला और जो वहाँ का कानून है वो सब
भारत से लिया गया है। जो कंबोडिया में कानून चलता है और जो वर्णमाला चलती है वो भारत से ली गई है। भारतीय कला में हमेशा धार्मिक प्रेरणा एवं पारदर्शिता होती है, जिससे यूरोप के गिरजाघरों के निर्माता भी प्रभावित हुए। सौंदर्य का संबंध आत्मा से जोड़ा गया है, भले ही वह पदार्थ के रूप या आकार ग्रहण कर ले। यूनानियों को सौंदर्य में केवल आनंद ही नहीं मिलता था, बल्कि वे उसमें सत्य के दर्शन भी करते थे। सौंदर्य के साथ सत्य के दर्शन भी हुआ करते थे। भारतीय भी सौंदर्य प्रेमी थे। वे अपनी रचनाओं में गहरा अर्थ भरने का प्रयत्न भी करते थे। भारत की विशेषता उसकी मूर्तिकला और स्थापत्य में थी, जबकि चीन और जापान किसमें थे? चित्रकला में। हमारा देश मूर्तिकला में और चीन और जापान चित्रकला में मशहूर था। उनकी विशेषता चित्रकला थी। भारतीय संगीत और यूरोपीय संगीत में भिन्नता थी, पर भारत के विशिष्ट संगीत ने चीनी और एशियाई संगीत को प्रभावित किया। भारतीय कला प्रकृति चित्रण से भरपूर है। इस पर चीनी प्रभाव दिखाई देता है। गुप्तकाल में अजंता की गुफाएं, उन पर भित्ति चित्र तथा बाघ और बादामी की गुफाएं बनाई गई। जो गुप्तकाल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है बच्चों। गुप्तकाल में स्वर्ण युग था, उसमें अजंता की गुफाओं, उसमें क्या थे? भित्ति चित्र उकेरे गए थे। बाघ और बादामी गुफाएं भी बनाई गई थी। अजंता की गुफाएं हमें वास्तविकता की दुनिया में ले जाती हैं। ये भित्ति चित्र बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाए गए हैं। उस समय कहा जाता था कि तुम स्त्रियों को मत देखो, स्त्रियां अच्छी नहीं हैं, लेकिन जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने सुंदर स्त्रियों, राजकुमारियों, गायिकाओं, नर्तकियों आदि सभी के चित्र उन्होंने इतने अच्छे से, इतने प्रेम से बनाए हैं, जितने प्रेम से उन्होंने बुद्ध की उनकी शांति, लोकोत्तर गरिमा में चित्रित किया गया है। एलोरा की जो गुफाएं थी 7वीं 8वीं शताब्दी में तैयार की गई, जिनके बीच कैलाश का विशाल मंदिर है। एलिफेंटा की गुफाएं, जिनमें प्रभावशाली तथा रहस्यमयी त्रिमूर्ति है, तथा महाबलीपुर का निर्माण भी इसी समय हुआ। एलिफेंटा की गुफाओं में नटराज शिव नृत्य मुद्रा में है। ब्रिटिश संग्रहालय में विश्व का सृजन और विनाश करते हुए नटराज शिव की मूर्ति है। बोरोबुदूर से कोपेनहेगन ले जाए गए बोधिसत्व के सिर का सौंदर्य अद्भुत है। इसमें उनकी आत्मा को दर्पण में प्रतिबिंबित की तरह उद्घाटित किया गया है बच्चों। इसमें मनुष्य की पहुंच से दूर परम सौंदर्य विद्यमान है, जो हम सोच भी नहीं सकते। इतना सौंदर्य उस मूर्ति में दिया गया है। ऐसा लगता है अपने आप में वो जो मूर्ति है वो हंस रही है, ऐसा महसूस होता है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम फिर पढ़ेंगे प्राचीन भारत में गणित शास्त्र। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।